यूरोप पर अभी हमला हो रहा है और अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। रूसी एजेंट DHL वेयरहाउस में बम और पैकेज रख रहे हैं। वे 5 देशों में इमारतों में आग लगा रहे हैं। वे परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे हैं। वे उन बैंकरों को मारने की धमकी दे रहे हैं जो रूसी संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। यह कोई भविष्य का खतरा नहीं है, यह आज ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और कई अन्य देशों में हो रहा है। और यहाँ सबसे डरावनी बात है, यूरोप में रूसी तोड़फोड़ की घटनाएं 2023 के बाद से 4 गुना बढ़ गई हैं। यूरोपीय सरकारें प्रतिक्रिया में संघर्ष कर रही हैं, वहीं रूस हर कमजोरी का फायदा उठा रहा है। आज हम दिखाएंगे रूस क्या कर रहा है और स्थिति कितनी बिगड़ गई है। बमों से शुरू करते हैं। मार्च 2024 में पूर्वी लंदन में एक गोदाम में आग लग गई। यह इमारत एक यूक्रेनी स्वामित्व वाले व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। अंततः 7 लोगों पर आगजनी व जासूसी के आरोप लगे। अभियोजकों ने बताया कि यह हमला वागनर समूह से जुड़े ऑपरेटिव्स ने किया। जुलाई 2025 में 3 लोगों ने रूस के लिए आगजनी स्वीकार कर दोषी ठहराए गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, 2024 में भी हुआ था। मई में विल्नियस, लिथुआनिया के एक IK स्टोर में आग लगी थी। फिर जुलाई में इंग्लैंड के बर्मिंघम के पास एक DHL वेयरहाउस में एक पार्सल अपने आप आग पकड़ लिया। दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से पहले बुझा दिया। उसी महीने जर्मनी के लाइपजिग में एक DHL मालवाहक में एक और पैकेज में आग लग गई। यह मालवाहक विमान में लोड होने वाला था। जर्मन खुफिया एजेंसी के अनुसार आग अन्य पैकेजों में फैलकर पूरे कंटेनर में फैल गई। सिर्फ मालवाहक विमान की देरी ने बड़ा नुकसान टाल दिया। सोचिए इसका क्या मतलब है। अगर विमान समय पर उड़ता तो उपकरण हवा में जल उठता और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ से मामला दिलचस्प हो गया क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनिक मसाजर मैग्नीशियम आधारित ज्वलनशील पदार्थ वाले थे। इस पैकेज में थर्माइट था जो एक अत्यधिक ज्वलनशील औद्योगिक यौगिक है। यह सब सामान्य कुरियर सेवा से आम माल की तरह छुपाकर विल्नियस, लिथुआनिया से भेजा गया। लिथुआनियाई अभियोजकों ने कहा कि संदिग्धों ने जुलाई 2024 में ये पार्सल ब्रिटेन और पोलैंड भेजे थे। DHL हब लाइपजिग में UK भेजे जाने से पहले एक पैकेज में आग लग गई। बर्मिंघम के वेयरहाउस में भी एक पैकेज जल गया। पोलैंड भेजी गई दोनों खेपों में आग लगी लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। सितंबर 2025 में लिथुआनियाई अधिकारियों ने 15 लोगों पर आतंकवाद का आरोप लगाया। संदिग्ध रूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और यूक्रेन से हैं। 2 गिरफ्तार लोग मई में हुए IKEA आगजनी से जुड़े थे। 3 अन्य पर इंटरनेशनल गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। हाल ही में एक किशोर जिसने इसमें भाग लिया था, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ वो बात है जो आपको डरा देनी चाहिए। पोलिश अधिकारियों के अनुसार बर्मिंघम वेयरहाउस पर हमला एक परीक्षण था। उन्होंने कहा, समूह का मकसद ऐसे विस्फोटक पार्सलों के ट्रांसफर चैनल का परीक्षण करना था जिन्हें बाद में अमेरिका और कनाडा भेजना था। मैं फिर दोहराता हूँ, रूस यह जांच रहा था कि क्या वे बम उत्तर अमेरिका जाने वाली उड़ानों में छुपा सकते हैं और वे लगभग सफल हो गए थे। आप सोच रहे होंगे रूस ऐसे कामों के लिए लोगों की भर्ती कैसे करता है। वे ऐसे ऑपरेटिव्स कैसे ढूंढते हैं जो बम या पैकेज लगाने और गोदामों में आग लगाने को तैयार हों। असल में इसका जवाब आसान है, वे गिग इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। 2022 के आक्रमण के बाद जब यूरोपीय सरकारों ने सैकड़ों रूसी खुफिया अधिकारियों को निष्कासित कर दिया तो रूस को रचनात्मक होना पड़ा। अब वे राजनयिकों के साथ सीधे नहीं काम कर सकते थे, इसलिए ऑनलाइन भर्ती शुरू की। वे लोगों को सोशल मीडिया, ग्रुप चैट्स और जॉब पोस्टिंग से भी भर्ती करते हैं। इनमें से कुछ भर्ती लोग तो यह भी नहीं जानते कि वे रूसी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे बस पैसे के लिए कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं। रूसी खुफिया एजेंसी ने पोलैंड में आगजनी के लिए $5000 दिए, सिर्फ एक इमारत जलाने पर। ब्रिटेन में भी ऐसा ही हुआ। सितंबर 2025 में अधिकारियों ने 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया। उन्हें एसेक्स में विदेशी खुफिया सेवा की मदद के शक में हिरासत में लिया गया। लंदन काउंटर टेररिज्म कमांड के कमांडर डोमिनिक मर्फी ने कहा कि यूके में विदेशी खुफिया सेवाओं द्वारा भर्ती प्रॉक्सी लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये पेशेवर जासूस नहीं हैं, ये आम लोग हैं जिन्हें तोड़फोड़ करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। रूस उन्हें पॉकेट मनी एजेंट्स कहता है। कुछ लोग रूसी हितों से वैचारिक रूप से जुड़े हैं, लेकिन अधिकतर सिर्फ पैसों के लिए मजबूर हैं
और रूस इसका लाभ उठाता है। वे यूरोपीय कानूनों में कमजोरियां ढूंढकर तीसरे देश के नागरिकों के जरिए जिम्मेदारी से बचते हैं, जिन्हें मॉस्को से जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन तोड़फोड़ अभियान सिर्फ आगजनी और पैकेज बमों तक सीमित नहीं है, यह इससे कहीं बड़ा है और सच कहूं तो कहीं ज्यादा खतरनाक है। 2025 में जर्मनी में 1000 से अधिक ड्रोन घटनाएं हुई। डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड्स और बेल्जियम में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इन ड्रोन को ज्यादातर सैन्य ठिकानों के पास देखा गया था। ये रात में उड़ते और रक्षा ठेकेदारों, हवाई अड्डों, एलएनजी टर्मिनलों, परमाणु संयंत्रों के पास मंडराते थे। इन्होंने म्यूनिक एयरपोर्ट को भी परेशान किया, जिसे अक्टूबर 2025 में ड्रोन दिखने पर 2 बार बंद करना पड़ा। कोपेनहेगन, ओस्लो, ब्रुसेल्स और आइंडहोवन के हवाई अड्डे भी बंद हुए, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए। आर्थिक नुकसान करोड़ों तक पहुंचा। अगर ये रूस कर रहा है, जो संभव भी है, तो वे सिर्फ अफरा तफरी के लिए वहां नहीं हैं। वे यूरोपीय देशों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अगर असली जंग छिड़ जाए तो उसकी तैयारी कर सकें, या उस वक्त के लिए जब वे हमला करना चाहें। रूस जानना चाहता है कि किस ठिकाने, फैक्ट्री और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या टॉप पॉइंट्स पर हमला करना है। इन ड्रोन ऑपरेशनों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत कम ड्रोन पायलटों की पहचान हुई है। उनमें कोई भी राज्य अभिनेता नहीं मिला, क्योंकि रूस को रूसी ऑपरेटिव भेजने की जरूरत नहीं है। वे स्थानीय लोगों को काम पर रखते हैं और लोगों को संवेदनशील जगहों पर ड्रोन उड़ाने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पैसे देते हैं। लेकिन यह काम सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं कर रहे हैं। 7 जर्मन पत्रकारिता छात्रों ने यह जानना चाहा कि आखिर चल क्या रहा है, और जो उन्होंने पाया वह हैरान करने वाला था। उन्होंने 2 जहाजों का पीछा किया, हव डॉल्फिन और उसकी सिस्टर शिप हव स्नैपर। दोनों जहाज रणनीतिक स्थलों के पास असामान्य जगहों पर थे। 16 मई 2025 की रात को हव डॉल्फिन जर्मनी की कील बे में 10 दिनों से घूम रहा था। वह कोई डिलीवरी किए बिना वहीं खड़ा रहा, जर्मन डिफेंस शिपयार्ड से 25 किमी दूर, जिसे हाल ही में 3 बार ड्रोन ने निशाना बनाया था। इस बीच हव स्नैपर डच द्वीप सिक्योमोनोकॉक से 115 किलोमीटर दूर स्थित था। सिर्फ 7 घंटे बाद 7 ड्रोन नॉर्थ सी में एक रूसी मालवाहक जहाज के ऊपर दिखाई दिए। ये ड्रोन लॉगा नामक मालवाहक जहाज के चारों ओर मंडराने लगे। छात्रों ने घंटों तक जहाज की गतिविधियां, डेटा और दस्तावेजों से ट्रैक की। उन्होंने जहाजों का पीछा करते हुए यूरोप में 2500 किमी यात्रा की, और जो पाया वह चौंकाने वाला था। हाउ डॉल्फिन ने करीब 1 महीना कालिनिनग्राद के प्रेगल शिपयार्ड में बिताया, जिसका रूसी सेना से दस्तावेजी संबंध था। लाउगा ने 2024 में सीरिया के टार्डिस बंदरगाह का दौरा किया, जो भूमध्य सागर में रूस का अकेला नौसैनिक अड्डा है। तो आप कह सकते हैं कि इन जहाजों और रूस के बीच कुछ चल रहा है। छात्रों ने पाया कि 19 बार ये जहाज उसी समय और जगह पर थे जब ड्रोन देखे गए। हाँ, 19 अलग अलग बार। जर्मन और डच अधिकारियों ने कई बार जांच की, लेकिन अंत में इन जहाजों को बंदरगाह छोड़ने की अनुमति दे दी गई। सुरक्षा सूत्रों ने इन जांचों को सतही और प्रतीकात्मक बताया है। छात्र सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के जल क्षेत्रों में रूस के गुप्त अभियानों और सरकारी प्रतिक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाए। मामला गंभीर है क्योंकि रूस सिर्फ बुनियादी ढांचे नहीं, बल्कि लोगों और यूरोप में उसकी जमी संपत्तियोをको नियंत्रित करने वाले अधिकारियों को भी निशाना बना रहा है। यूरोक्लियर बेल्जियम की वित्तीय सेवा कंपनी है, जो रूसी केंद्रीय बैंक की 193 अरब संपत्तियों को संभालती है। 2022 में यूरोपीय संघ के रूस पर प्रतिबंधों से ये संपत्तियां जमी हैं। अब यूरोपीय संघ उस पैसे से यूक्रेन के लिए हथियार खरीदना चाहता है, जिसे रूस रोकना चाहता है। यहाँ प्रवेश करती हैं ओलिविया हुबेई, 68 वर्षीय फ्रांसीसी बेकरी संचालिका, जो यूरोक्लियर की सहायक कंपनी एफएक्स के बोर्ड में बैठती हैं। हुबेई ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के बीच रूस की 155 बार यात्रा की है। इनमें से 14 उड़ानें रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद हुई थी। वह मुख्य रूप से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और साथ ही कजान, क्रास्नोयार्स्क, नोवोसिबिर्स्क, टोम्स्क, येकातेरिनबर्ग जैसे साइबेरियाई शहरों भी गए। हुबेई रूसी भूगोल सोसाइटी के सदस्य भी हैं। अब यह सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन आरजीएस के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हैं। इसके अध्यक्ष पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु थे, और यह रूसी सशस्त्र बलों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। यहीं से कहानी अंधेरी हो जाती है। वर्वेई अर्बेन के यूरोक्लियर के सीईओ बनने के बाद मई 2024 में हुबेई ने उच्च स्तरीय बैठक में उनसे संपर्क किया। सूत्रों के अनुसार हुबेई ने उन्हें फोन पर तस्वीरें दिखाईं।
2 रूसी खुफिया अधिकारी सैन्य वर्दी में थे। उन्होंने कहा कि वे जिनेवा में मिलना चाहते हैं। उर्बिन हैरान थी। उन्होंने परिवार के लिए बेल्जियम पुलिस सुरक्षा मांगी। बेल्जियम अधिकारियों ने उनके जोखिम को उच्चतम स्तर 3-4 पर आंका, पर सुरक्षा का अनुरोध ठुकरा दिया। इसलिए उन्होंने निजी अंगरक्षक रख लिए। इसके बजाय यूरोक्लियर ने अंततः अपनी पूरी प्रबंधन टीम की सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय फ्रांसीसी सुरक्षा कंपनी अमोरांट को नियुक्त किया। फिर भी हुबेई नहीं रुके और 2024 मध्य में यूरोक्लियर की कार्यकारी समिति के एक सदस्य से संपर्क किया। उन्होंने कार्यकारी से रूसी खुफिया से मिलने को कहा और उन्होंने धमकी दी कि कार्यकारी के घर में आग लग सकती है या उसका पालतू जानवर अचानक मर सकता है। अगर वह 2025 की पहली छमाही में नहीं माना तो वह एक बार हुई हिंसक घटना में शामिल था। हुबेई ने बाद में उर्बिन से संपर्क किया और कहा, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा हाल भी वैसा ही हो, है ना? हुबेबे की धमकियों पर सवाल करने पर यूरोक्लियर प्रवक्ता ने वादारी उर्बैन के सार्वजनिक बयान की पुष्टि की। उसे धमकियां मिली थीं, पर उसने और मैं दोनों ने नहीं बताया कि किससे मिली थी। उसे धमकी दी गई थी। एरबे ने पत्रकारों से कहा कि उसका यूरोप दौरा निजी कारणों से था और वह बोलुशोई बैले का दानदाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि वह उन दूरदराज साइबेरियाई शहरों में क्यों गया जहां कोई ओपेरा हाउस नहीं है, और यह भी नहीं बताता कि उसने यूरोक्लियर के अधिकारियों को क्यों धमकाया। अब साधारण यूरोक्लियर कर्मचारी भी निशाना बनाए जा रहे हैं। उन्हें संदिग्ध तीसरे पक्षों द्वारा लगातार SMS, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी के लिए संपर्क किया जाता है। एक कर्मचारी ने कहा, मुझे 2 साल में करीब 7 बार निशाना बनाया गया है। अब आंतरिक ईमेल सुरक्षित नहीं है। कर्मचारियों को ब्रुसेल्स नॉर्थ स्टेशन से यूरोक्लियर मुख्यालय तक शटल बस से जाने की सलाह दी गई। अब उनके फोन में इमरजेंसी बटन ऐप है जिससे खतरे में होने पर कॉर्पोरेट सुरक्षा को अलर्ट कर सकते हैं। जब यह सब हो रहा था, उसी दौरान रूस ने भी बेल्जियम पर दबाव बढ़ा दिया था। मॉस्को ने धमकी दी है कि अगर यूरोपीय संघ यूक्रेन के लिए रूस की जमी हुई रकम का इस्तेमाल करता है तो वह यूरोक्लियर के खिलाफ दशकों तक मुकदमेबाजी करेगा। दिमित्री मेदवेदेव, पुतिन के डिप्टी सिक्योरिटी काउंसिल चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति, ने कहा कि यूरोपीय संघ द्वारा उस पैसे का इस्तेमाल करना कॉसस बेली या युद्ध का कारण माना जा सकता है। मेदवेदेव ने नवंबर में बेल्जियम पर परमाणु हमला करने की भी धमकी दी थी और EU की बातचीत के दौरान बेल्जियम के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों के ऊपर संदिग्ध रूसी ड्रोन मंडरा रहे हैं। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने 7 नवंबर को बर्लिन में कहा, यह एक ऐसा कदम है जिसका उद्देश्य बेल्जियम में असुरक्षा और डर फैलाना है। जमे हुए संपत्तियों को छूने की हिम्मत मत करना। इसका दूसरा मतलब नहीं हो सकता, लेकिन चलिए पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं। रूस ने 2022 के बाद यूरोप में गुप्त अभियान तेजी से बढ़ाए हैं। 2023 के बाद तोड़फोड़ की घटनाएं 4 गुना बढ़ी। वे उत्तर अमेरिका पर हमलों की तैयारी में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में आग लगाने वाले उपकरण लगा रहे हैं। वे सैन्य ठिकानों के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे हैं। वे रणनीतिक स्थानों के पास शैडो फ्लीट जहाज तैनात कर रहे हैं। वे वित्तीय अधिकारियों को धमका रहे हैं जो रूसी संपत्ति नियंत्रित करते हैं और गिग इकोनॉमी से अनजाने एजेंटों की भर्ती कर रहे हैं। यूरोप की प्रतिक्रिया बिखरी, अपर्याप्त और असंगठित रही है। सरकारें एकजुट प्रतिक्रिया पर सहमत होने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्हें कार्रवाई का समन्वय चुनौतीपूर्ण लगा। उन्होंने प्रभावी रोकथाम के उपाय और क्रेमलिन पर पर्याप्त लागत नहीं लगाई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने गिग इकोनॉमी की तरह कानूनी खामियों का फायदा उठाकर जिम्मेदारी और पहचान से बचाव किया है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियां ओलिविया हुबेई जैसे खतरों को जानती हैं, लेकिन जांच नहीं कर सकती क्योंकि वे बेल्जियम में नहीं, फ्रांस और स्वीडन में रहते हैं। यूरोक्लियर के CEO की सुरक्षा करने वाली फ्रांसीसी सुरक्षा कंपनी एमिरांट ने हुबेई का नाम तक नहीं सुना था, जबकि वह कई खुफिया एजेंसियों की नज़र में था। रूस के लिए उसकी 155 उड़ानों के बावजूद, उनके ग्राहकों के खिलाफ कथित धमकियों के बावजूद, यही है यूरोप में रूस के गुप्त युद्ध की सच्चाई। यह अभी हो रहा है और यह लंदन, लाइपजिग, विल्नियस, ब्रुसेल्स, म्यूनिख और एम्स्टर्डम में हो रहा है। कुछ नाटो सदस्य देशों ने आकलन किया है कि रूस का यह असामान्य युद्ध नाटो के साथ संभावित सैन्य टकराव की दीर्घकालिक तैयारी का हिस्सा है। यह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है, यह रूस यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा ले रहा है। यह देख रहा है कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं इससे पहले कि यूरोप पलटवार करे। अब तक वे इससे बचते आ रहे हैं। यह कहानी लगातार विकसित हो रही है, तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि जब अगली रूसी तोड़फोड़ की कार्रवाई यूरोप में होगी तो हम आपको सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे।
ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो रहे हों। वीडियो में YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हो गए। ड्रोन हमले दिखाना या यहां तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने इन सब चीजों को कवर करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें न तो ड्रोन स्ट्राइक, न ही फ्रंटलाइन फुटेज और न ही रूसी एयरबेस की तबाही को ब्लर करने की जरूरत है। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते हैं। इस तरह हमें खुद को सिर्फ इसलिए सेंसर नहीं करना पड़ता क्योंकि विज्ञापनदाता खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से फंड करते हैं। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप हमारे पहले से अपलोड किए गए कंटेंट और भविष्य के सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।